वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी और इंग्लिश में जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। क्योंकि जो अभी एट प्रेजेंट में जितने भी सीएचओ के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, स्टाफ नर्स के पेपर हुए, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आए हैं। इवन राजस्थान का जो पेपर हुआ था वो ओनली हिंदी में बस आया था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हम जो भी वीडियो आएंगे इस चैनल पर, आपको जब तक आपके सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें, तो वहाँ पर आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वीडियो बनाए जाएंगे, जो भी एमसीक्यूज रहेंगे, उनमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। तो ये क्वेश्चन है जो एएनएम, स्टाफ नर्स, जीएनएम, सीएचओ सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ओआरएस के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? Which of the following is given with ORS for the treatment of diarrhea in children? तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे तो आपको समझना भी इजी रहेगा, चाहे वो एएनएम के स्टूडेंट हो या कैंडिडेट जीएनएम वाले हो या फिर स्टाफ नर्स का एग्जाम देने वाले हो। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन जिनका सीएचओ टर्म एंड एग्जाम होता है 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, उसके लिए भी हेल्पफुल है, तो वो लोग भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि ओआरएस दिया जाता है जो डायरिया के पेशेंट में, तो ओआरएस को किसके साथ दिया जाता है? ऑप्शन में कैल्शियम, आयरन, जिंक या फिर विटामिन। तो जो ओआरएस दिया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो दिया जाता है किसके साथ? जिंक के साथ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जिंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रसवोत्तर रक्तस्राव दैट मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? विच ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द पोस्टपार्टम हेमरेज। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन नहीं दी जाती। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, मिफेप्रिस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टोल। तो जो मेडिसिन पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए नहीं दी जाती है वो है मिफेप्रिस्टोन। बाकी ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन और मीजोप्रोस्टोल, इन तीनों को यूज़ किया जाता है इवन लेबर इंड्यूस करने के लिए या फिर पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी के बाद, उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है। बट मिफेप्रिस्टोन का यूज़ नहीं किया जाता। इसका यूज़ है जो जनरली अबॉर्शन के लिए किया जाता है। 63 डेज की प्रेगनेंसी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिफेप्रिस्टोन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? RU-486। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। मिफेप्रिस्टोन का दूसरा नाम क्या है? RU-486। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रसव की संभावित तिथि मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD, पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? To find out the expected date of delivery, how many days should be added from the first day of the last menstrual period? तो EDD कैलकुलेट करने के लिए LMP में कितने दिन हैं जो ऐड किए जाते हैं? ऑप्शन में 9 मंथ, 9 मंथ 2 डेज, 9 मंथ 7 डेज या फिर 9 मंथ 14 डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार आपको LMP के बस दे दिया जाता है और EDD कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? होगा 9 मंथ प्लस 7 डेज। EDD कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को सही पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है उसमें क्या किया जाता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट मीन्स आपकी लास्ट माहवारी का जो फर्स्ट दिन है, LMP का फर्स्ट डेज, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट दिन है जो, उसमें प्लस 9 मंथ और 7 डेज और है जो ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से EDD कैलकुलेट कर ली जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ प्रेग्नेंट वुमन? तो प्रेग्नेंट वुमन में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? ऑप्शन में है 12 से 16 प्रति मिनट, 18 से 20 प्रति मिनट, 18 से 24 प्रति मिनट या फिर 20 से 24 प्रति मिनट पर मिनट मीन्स। तो जो रेस्पिरेटरी रेट होती है प्रेग्नेंट वुमेन में, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है एक एडल्ट में वो होती है 12 से 16 बेसिकली
बट यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन में पूछिए तो वो होती है 18 से 20 पर मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ प्रेग्नेंट वुमन इज 18 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट इज फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? आफ्टर हाउ मैनी पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन द फीटल हार्ट साउंड बी हियर्ड फ्रॉम द फीटोस्कोप? जो फीटोस्कोप फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है वो कितने ड्यूरेशन का जो प्रेगनेंसी है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है, उसमें हम फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। ऑप्शन में है 2 वीक, 20 वीक, 24 वीक या फिर 32 वीक। 2 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह। तो फीटोस्कोप से जो फीटल हार्ट साउंड है ये हम 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप लोग एएनएम के लिए पेपर दें, स्टाफ नर्स के लिए दें या फिर सीएचओ के लिए दें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? When the amount of hemoglobin in the blood is less than pregnant woman is called anemic. किसी प्रेग्नेंट लेडीज में यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कितने से कम हो जाए तो उसको एनीमिक कहा जाएगा। ऑप्शन में 30 ग्राम परसेंट, 12 ग्राम परसेंट, 11 ग्राम परसेंट या फिर 10 ग्राम परसेंट। तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में, उनमें एनीमिक उनको कंसीडर किया जाता है जब 11 ग्राम परसेंट से भी कम हो जाए। जो हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो जाए किसी प्रेग्नेंट लेडीज में, 11 ग्राम परसेंट से कम। नेक्स्ट इज आईयूसीडी का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीडी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आईयूसीडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट? तो जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है कितनी होती है? ऑप्शन में है 60 to 80 पर मिनट, 100 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट या फिर 160 to 180 पर मिनट। तो जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो होती है 120 से 160 पर मिनट। यदि 160 से ज़्यादा जाती है फीटल हार्ट रेट, दैट मीन्स फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन प्रेजेंट हो रही है। कितनी होनी चाहिए? 120 से 160 पर मिनट। नेक्स्ट इज थ्रू विच वायरस कॉज द बर्ड फ्लू? अभी रिसेंट में बहुत अलग अलग स्टेट में बर्ड फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी एंड राजस्थान साइड भी और केरला में भी। तो बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होने वाला डिसीज है? ऑप्शन में है H1N1, H5N1, कोरोना वायरस या फिर मिक्सो वायरस। तो H1N1 के कारण तो स्वाइन फ्लू होता है, ये भी एक वायरस है। तो जो बर्ड फ्लू है होता है H5N1 वायरस के द्वारा। H5N1 वायरस को क्या कहा जाता है? सॉरी, जो बर्ड फ्लू है इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, जैसे स्वाइन फ्लू होता है जो H1N1 के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू जनरली बर्ड्स हैं जो पक्षी हैं उनको अफेक्ट करते हैं। अभी रिसेंट में अलग अलग स्टेट में है जो बर्ड फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है। तो H5N1 के कारण मोस्टली क्या होता है, बर्ड्स में जो फ्लू की प्रॉब्लम बर्ड फ्लू होता है, लेकिन इससे ह्यूमन में भी ये कभी कभी ट्रांसमिट हो सकता है। ये ओनली बर्ड्स को अफेक्ट करता है बट कभी कभी ह्यूमन बीइंग को भी ये अफेक्ट कर सकता है और इवन अदर एनिमल्स को भी, यदि वही जो बर्ड है इन्फेक्टेड बर्ड्स है, पक्षी हैं, वो किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग को या फिर एनिमल को अफेक्ट कर सकते हैं। जो वायरस है वो बर्ड से ह्यूमन में भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था बर्ड फ्लू किसके कारण होने वाली प्रॉब्लम है? तो H5N1 के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज लॉकजा? निम्नलिखित में से किस बीमारी को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में ब्लैक फूट, डायरिया, टिटनस या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इनमें से जो डिसीज है जिसको लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है वो है टिटेनस। किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है टिटनस। और इसके टिटनस के स्पोर्स होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में, मिट्टी में। और जो एक तरीके की बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है। और इसका दूसरा नाम क्या है? लॉकजा। इसमें क्या होता है कि जो पेनफुल मसल स्पाज्म होते हैं जिसके कारण जो हमारी मसल्स हैं वो लॉक्ड हो जाती हैं, इवन बोलने में भी पैरालिसिस की कंडीशन भी इस जो प्रॉब्लम है टिटनस की इसमें हो सकती है।
तो आपको इसकी बेसिक पॉइंट याद रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि टेटनस को कॉज करता है, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉकजा, और इसमें जो मसल्स में स्पाज्म और पेन होगा। नेक्स्ट इज बाय विच बैक्टीरिया प्लेग इज स्प्रेड, प्लेग किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? ऑप्शन में एर्सीनिया पेस्टिस, सी टेटनी मीन्स क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, बोटुलिज्म, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो प्लेग है जो एक तरीके की जूनोटिक प्रॉब्लम है, तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होने वाली प्रॉब्लम है? तो होती है एर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा। एर्सीनिया पेस्ट जो स्मॉल मैमल्स होते हैं, और ये एर्सीनिया पेस्टिस है तो कॉज हो गया, कॉजेटिव एजेंट हो गया प्लेग के लिए, लेकिन इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? वाय द फ्ली, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स रहेंगे उनमें फ्ली रहेंगी जो छोटी छोटी, उसके द्वारा ये वायरस है जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होगा। तो ये जूनोटिक बैक्टीरियम प्रॉब्लम है, और एनिमल्स टू ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है, और जितनी भी डिसीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होगी वो क्या कहलाती हैं? जूनोटिक प्रॉब्लम और जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट इज किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? विच गैस कॉज द ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी नन ऑफ द अबव। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है वो क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैस है जितनी भी, उन्हीं के कारण प्रॉब्लम होती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी ये भी पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो आपको जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस, उनके नाम याद रखने हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। नेक्स्ट इज विच डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मिल्क, कौन सी डिसीज है जो इन्फेक्टेड मिल्क के द्वारा हो सकती है? ऑप्शन में एंथ्रैक्स, प्लेग, गैस्ट्राइटिस, या फिर जिंजिवाइटिस। तो इन्फेक्टेड मिल्क के कारण होने वाली प्रॉब्लम है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैसिलस है, एंथ्रासिस बैक्टीरिया, जो उसके कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और ये बेसिकली जो काऊ होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनमें होने वाली प्रॉब्लम है एंथ्रैक्स। तो ये इन्फेक्टेड मिल्क के कारण कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? एंथ्रैक्स। और ये जो बैक्टीरिया है किसमें प्रेजेंट होता है? जो भी एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक या फिर वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट इज मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, 206। नेक्स्ट इज टीबी की जांच के लिए किए जाने वाला ट्यूबरक्लिन टेस्ट को क्या कहा जाता है? What is the tuberculin test to test for TB? मीन्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में सिक टेस्ट, माउंट एक्स टेस्ट, VDRL टेस्ट एंड एलिजा टेस्ट। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट का दूसरा नाम है माउंट एक्स टेस्ट। और सिक टेस्ट है डिप्थीरिया डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, VDRL सिफिलिस के लिए, और एलिजा है जो एड्स को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, माउंट एक्स टेस्ट। आपको इस जो चारों टेस्ट है इनका पता होना चाहिए कि VDRL टेस्ट ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, और ये सिफिलिस डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड सिक टेस्ट है जो होता है डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट इज मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी है, यदि एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तब डिफरेंट आंसर होगा, बट यदि आपसे डायरेक्टली लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है तो अलग आंसर होगा। ऑप्शन में पैंक्रियास, लिवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। यदि एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो होगी थायराइड ग्लैंड, बट डायरेक्ट लार्जेस्ट ग्लैंड पूछते हैं तो वो होगा लिवर। नेक्स्ट इज टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? व्हाट इज द हार्मोन मेड बाय टेस्टिस? तो मेल में जो टेस्टिस है वो कौन से हार्मोन को बनाती है? ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन, TSH, कॉर्टिसोल, या फिर इंसुलिन। तो TSH, कॉर्टिसोल, इंसुलिन मेल फीमेल दोनों में बनते हैं, बस टेस्टिस हैं जो किसमें प्रेजेंट होती हैं मेल में। मेल में जो टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज लिवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? इन व्हाट फॉर्म इज द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लिवर? कार्बोहाइड्रेट है जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में तो स्टोर नहीं होगा लिवर में जाके। ऑप्शन में है ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो स्टोर किस फॉर्म में रहता है? होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग से पहले रोगी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट केस ऑफ एन इन्फेक्टेड डिसीज इन अ पॉपुलेशन और कम्युनिटी इज कॉल्ड? तो पहला केस है जो फर्स्ट केस क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या फिर करियर। तो फर्स्ट के इंडेक्स केस को तो जीरो केस भी कहा जाता है, बट यहाँ पर फर्स्ट केस पूछा है किसी भी पॉपुलेशन और कम्युनिटी में, तो वो कहलाता है प्राइमरी केस। नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है? व्हाट इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो यूपी की जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कितनी है? तो यूपी की एट प्रेजेंट 2018 की काउंटिंग के हिसाब से, एसआरएस डेटा के हिसाब से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो 43/1000। नेक्स्ट इज, बीएमडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है? तो बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म है बायोमेडिकल वेस्ट, ना कि एक कार है। नेक्स्ट इज, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर है जिससे हम बीपी को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो when measuring blood pressure on which side of the hand should the tube of the instrument be placed? ऑप्शन में बाहर की ओर मीन्स लेटरल, अंदर की ओर मीडियल, पीछे की ओर पोस्टीरियर एंड पीछे और बाह की ओर मीन्स पोस्टीरियर लेटरल। तो जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते टाइम इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यूब्स होती हैं उनको हमें हाथ के अंदर की ओर रखना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मीडियल। नेक्स्ट इज, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? ऑप्शन में 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च या फिर 7 अप्रैल। तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। नेक्स्ट इज, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वेंकैया नायडू तो हैं जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, बट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट इज, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो एमटीपी एक्ट है जो कब पास किया गया था? तो ये हुआ था 1971 में, 1971 में लागू किया गया था, बट इसको फोर्स में कब आया था? कैम इन फोर्स आया यदि आपसे एग्जाम में, तो 1972। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया? तो ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस मीन्स क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो एंड एड्स। तो एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इंडिया से जो डिसीज का एरेडिकेशन हो चुका है वो है पोलियो, और स्मॉल पॉक्स भी इंडिया से जा चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, पोलियो। नेक्स्ट इज, हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? हु कॉल्ड फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन में वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर H.M. दलाया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत की थी, ये की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट इज, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड इन इंडिया? ऑप्शन में 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या फिर 2 अक्टूबर 2013। तो इंडिया में जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, आज से 6 साल पहले। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन में ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती या फिर मानसून। ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो है जितनी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट? तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो फीको ओरल रूट के थ्रू नहीं फैलती? ऑप्शन में है खसरा, टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए। तो खसरा और मीजल्स है जो ये वायरल प्रॉब्लम है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है। तो जो फीको ओरल रूट के थ्रू नहीं फैलेगा वो क्या है यहाँ पर? मीजल्स। बाकी टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए है यहाँ पर। इवन हेपेटाइटिस ई होता है, ए एंड डी, ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं, तब आप उसको
है जो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की जगह हेपेटाइटिस ई भी हो सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए खसरा। तो गाइस ये थे टोटल 30 MCQs। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब जितने भी वीडियोस आएंगे, यदि आप चाहते हैं कि दोनों हिंदी इंग्लिश में रहे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।